मेरा नाम आरुषि है। ये कहानी मेरी बेटी अदिति और उसकी ज़िंदगी पर है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मैं विधवा हुई तो मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी। एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, मगर सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर दिन प्रतिदिन चेंज कर देती, फिर मुझसे छुप छुप कर पुरानी चादर धोती और खुद नहाने चली जाती। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश भी हो जाया करती थी। वो दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। एक दिन सुबह उठकर मैं जल्दी से बेटी के कमरे में चली गई, मगर आगे का माहौल देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। दिल से एक यही बात निकली कि भगवान ऐसा मंजर कभी किसी माँ को न दिखाए, क्योंकि वहाँ मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता था मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हूँ, मानो जैसे कि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरे पैदा होने के बाद ही मेरी माँ कोई खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पिता, उनको तो बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए वो मुझे नापसंद करते थे और हमेशा ही मुझसे अलग रहते थे। मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे। वो मुझे अपना मानते भी नहीं थे और मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे। कुछ ख़ानदानी सख्तियों की वजह से मेरे पिता दूसरी शादी भी नहीं कर सके। बस इसी कारण वो मुझसे बहुत नफ़रत करते थे। हर वक्त मुझसे सख्ती से ही बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी जल्दी ही करवा दी थी। मेरा पति सरकारी स्कूल में एक शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन विद्यालय से आते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वो भी मेरा साथ छोड़ गए। वो दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। मुझ पर तो परेशानियों के पहाड़ ही टूट पड़े थे। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरे सास ससुर ने भी मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। शायद उन पर भी मैं बोझ ही थी। वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे। उनके ख्याल से मैं मनहूस औरत थी। मैंने ही जैसे उनके बेटे को मार दिया हो। फिर मैं चुपचाप अपने माँ बाप के साथ उनके घर आ गई। मेरे माँ बाप ही मुझे बोझ ही समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर अकेले अकेले बहुत रोती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरे पास भी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसीलिए हमारी शादी हो गई, वरना मेरे तो अच्छे रिश्ते भी नहीं आते थे। उसका बेटा मेरी बेटी से 1 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अभिषेक था और मेरी बेटी का नाम अदिति था। हम लोग साथ ही रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। देखते ही देखते अदिति 16 साल की हो गई और अभिषेक 15 साल का हो गया। जब अभिषेक के पिता का देहांत हो गया, वो भी इस दुनिया से चले गए। मतलब मेरे दूसरे पति भी हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उनकी हमेशा ही तबीयत खराब रहती थी। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेर रखा था, लेकिन उनकी बीमारियों के साथ जैसे तैसे गुजर बसर हो रहा था। उनके जाने के बाद मानो जैसे घर की रौनक ही उड़ गई हो। हमारा अपना मकान था, इसीलिए किराए की चिंता नहीं होती थी और मेरे घर में ही एक किराना की छोटी सी दुकान थी। एक दिन जब हम सब लोग सो रहे थे, फिर अचानक ही बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया। मैं बहुत घबरा गई थी और डर भी गई थी। मैंने देखा कि ये आवाज़ तो अभिषेक के कमरे से आई है। मैं उसके कमरे की तरफ दौड़ी तो मैं देखते ही हैरान रह गई। कमरे की छत गिर गई थी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं अभिषेक तो इस छत के नीचे नहीं दब गया। जब मैं करीब गई और मैंने जाकर देखा तो अभिषेक वहाँ नहीं था। वो बाथरूम जाने के लिए उठा होगा, इसी वजह से उसकी जान बच गई, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने ईश्वर से धन्यवाद किया कि ये तो अच्छा हुआ कि अभिषेक को कोई चोट नहीं आई। अगर उसको कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या मुंह दिखाती। लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस छत को दोबारा डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ा ही बन गया था। सारी छत गिर चुकी थी और हमने उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए अपना बिस्तर रसोई में ही डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कहा, क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई सो भी नहीं सकता था। और कमरे में एक बेड और एक चारपाई ही थी। 2 लोग भी बहुत मुश्किल से सो पाते थे। अब वो दोनों एक ही कमरे में सोते थे।
मजबूरी थी, क्या कर सकते हैं। एक कमरे में तो दुकान थी और मेरे पति ने घर में 3 ही तो कमरे बनवाए थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे ठीक थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी तो ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं चकित रह गई। अभिषेक तो सवेरे उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया था, जबकि अदिति अभी तक सो रही थी। वो तो इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन आज वो इतनी देर तक क्यों सो रही थी? उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी उठ जाया करती थी। मैंने उसको आवाज़ भी दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसके कमरे में जाकर उसको देखा तो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई थी कि उसको क्या हो गया। मैंने फ़ौरन ही अभिषेक को बोला कि पास के ही डॉक्टर को घर बुला लाओ। डॉक्टर घर पर आया तो डॉक्टर ने कहा कि ये बेहोश हो गई है। लड़की काफ़ी कमज़ोर है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम इससे मत करवाना, बस आराम ही करवाना। फल, अच्छा खाना वगैरह खिलाइए, ठीक हो जाएगी। जब अदिति को होश आया तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हो गया था। तो वो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता लेकर आई और मैंने आकर देखा, वो अपने कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर उसको देखा तो वो उसी चादर को बैठकर धो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये चादर क्यों धो रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं उस पर बहुत चिल्लाई और कहा कि यहाँ से उठो, अपने कमरे में जाओ और नाश्ता करो, कुछ खाओ पियो, तभी तो ठीक हो जाओगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे ये चादर ज़रूर धोनी है। बिस्तर पर बिछाने के लिए हमारे घर में एक ही तो चादर है। मैंने कहा कि अचानक से ये चादर धोने का भूत तुम्हारे सर पर क्यों सवार हो गया है? इतनी तो चादर गंदी नहीं थी जो तुम उसको धोने के लिए बैठ गई। छोड़ दो इसे, मैं खुद इस चादर को धो दूंगी, उठो यहाँ से। उसने मेरी बात नहीं मानी और चादर को छत पर सुखाने के लिए चली गई। उसके बाद ही उसने नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए वो सो गई और अभिषेक भी काम पर जा चुका था। उसको सिर्फ मैंने हाई स्कूल तक ही पढ़ाई करवाई थी और वो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। वो बहुत ही मेहनती था। घर वाली दुकान तो मैं खुद ही चला लिया करती थी। वैसे भी उस दुकान में ज़्यादातर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरह से गुजर गया। उस दिन अभिषेक ने मुझसे कहा, आज मैं खाना खाकर आया हूँ। वो देर से आया था और अदिति भी पहले से ही कमरे में सो चुकी थी। वो भी जाकर कमरे में सो गया। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल रखी थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पति को याद ही कर रही थी। दूसरा पति मेरा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था और मेरी बेटी को वो हमेशा अपनी ही बेटी समझता था। और मैंने भी अभिषेक को कभी नहीं बताया था कि वो मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी मुझसे अपने हिस्से का प्यार ले लिया था। वो मुझे सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार करता था और मेरा कहना भी मानता था। वो उस घर में अकेला ही मर्द था। वो हमारा इकलौता ही सहारा था, वरना हम 2 औरतें कहाँ जाती। काम भी अच्छे तरीके से कर रहा था। मैंने उससे कहा भी था कि वो आगे की पढ़ाई प्राइवेट पढ़ ले, क्योंकि अगर उसके पास कोई अच्छी डिग्री होगी तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। वो मेरी बात मान लेता था। सुबह सुबह फिर से कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अदिति फिर से बेहोश हो चुकी थी और इस बार तो उसकी शक्ल देखकर लग रहा था जैसे उसके जिस्म का सारा खून ही खींच लिया गया हो। वो बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने वही बात कही कि मैंने आराम करने को कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने? मैंने उनको सारी बात बताई। मैंने कहा कि वही दाल सब्जी खिलाई थी और फल भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करवाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा से कैसे इतनी कमज़ोरी हो गई। आप इस बात को सीरियस लीजिए, नहीं तो आपकी बेटी की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटों तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं। डॉक्टर ने सख्ती से सारी बात बताई और कुछ देर बाद वो चले गए। फिर जब अदिति को होश आया तो मैंने उससे कहा कि तुमने फिर से अब कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में दोबारा गई तो मैं ये देखकर हैरान हो गई कि वो क्या कर रही है।
वो तो फिर से बैठ के चादर को धो रही थी। इस बार मैं उसे दूर से देख रही थी, क्योंकि जो भी वो कर रही थी वो सब कुछ मामूली नहीं था। वो बेहोशी से उठकर चादर को धोना शुरू कर देती थी। ये सब क्या हो रहा था? वो ये सब क्यों कर रही थी? जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था तभी से वो ऐसा कर रही थी, और बेहोश भी तभी से हो रही थी। अभिषेक उसके लिए था तो सौतेला भाई, लेकिन बचपन से दोनों एक साथ ही पले बड़े हैं। उन दोनों में तो सगे भाई बहनों जैसी मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की तबीयत दिन ब दिन क्यों खराब होती जा रही थी? मैं रोती और सोचती रहती कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक औरत कमज़ोर तब होती है जब वो बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती। लेकिन जवान लड़कियां यूँ बेहोश होने लगें, ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे ही दिन उसने चादर धोकर छत पर सुखाई। वो आसपास भी उसे ही देख रही थी कि जैसे मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं रसोई की खिड़की से ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे मैं उसको देख रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी क्या कर रही थी? वो फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई और उसने अपने ऊपर वाली चादर को ओढ़ लिया ताकि मुझे कुछ पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं। ये मुझे नहीं पता था। मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था। सिर्फ बच्चे ही गोलियां और टॉफ़ियां लेने आते थे, जो 5-10 रुपए देकर चले जाते। इसी तरह से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बताई। अभिषेक को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो पहले से ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में ये बात बता देती तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता। लेकिन मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था बेटी को अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पूरे पैसे नहीं हो रहे थे। घर का खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मैंने अपने बेटे अभिषेक और अदिति को कुछ ऐसी बातें करते हुए सुना जिनकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मेरे बेटे ने कहा, ये तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत ख़राब कर ली है। इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की बात है, उसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसको देखकर मैं दंग रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर छत पर सुखा दिया